बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर आमिर फ्रॉम साउथर्न एजुकेशन सर्विसेज। This is session number 4 of chapter number 4, Data Communication and Computer Network. In this video, we are going to discuss few topics of this chapter. Number 1, basics of computer networks. Number 2, type of computer networks. Number 3, fundamentals of topologies. Number 4, standard organization. Basics of computer networks. Computer networks are just like a highway on which data can travel. A computer network connects parts of distributed system including hardware and software. It shares common functions and features like data and devices, which is very important nowadays. Computer network and networking. Computer network. A computer network is a group of computers and related equipment connected by a communication link to share data and other resources. The related equipment may be printer, scanner, fax machine, server, etc. The resources may include a file server, internet connection, etc. कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तो इस चीज़ को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. Networking. Networking is the act of joining computers and its accessories so that exchange of information and share of resources take place. In today's world, networking plays a vital role in computers and telecommunication field. Modern organizations create a networking environment and devices connectivity for fast, inexpensive and reliable communication. नेटवर्किंग क्यों की जाती है या इसका मकसद क्या है? इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आपस में रिसोर्सेज को शेयर करना. अब यहाँ पे हम पहले रिसोर्सेज को डिफाइन करते चलते हैं कि रिसोर्सेज होती क्या हैं. कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज चार तरह की होती हैं, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल. जो आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल भी एक रिसोर्स है और जो मेन चीज़ है वो है आपकी इंटरनेट. ये चारों रिसोर्सेज जो कंप्यूटर में पाई जाती हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके साथ आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है. हार्डवेयर रिसोर्सेज में आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, फैक्स मशीन है, सर्वर है. ये तमाम आपकी क्या है? ये तमाम आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं. हमारे नेटवर्क में दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. एक कंप्यूटर फर्स्ट कर लें, एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यानी उसके पास आपके पास फाइल भी मौजूद हैं, उसके पास स्कैनर भी अटैच हुआ है, उसके पास फैक्स मशीन भी अटैच हुई हुई है और वो इंटरनेट से भी कनेक्ट है. तो इस तरह के जो कंप्यूटर है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं. और बाकी जो दूसरी तरह के कंप्यूटर हैं जो इन तमाम रिसोर्सेज को इस कंप्यूटर की मदद से शेयर कर रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर. इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपकी कोई फाइल सर्वर के पास है और वो तमाम क्लाइंट कंप्यूटर से शेयर करना चाहे तो बैक वक्त वो सबसे शेयर कर सकता है. इससे आपका टाइम भी बचता है आपका और आपका पैसा भी कम खर्च होता है. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्किंग की जाती है ताकि आपका टाइम भी बचे और पैसा भी बचे, ताकि आप एक दूसरे के साथ अपना डेटा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स या अपने जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ें हैं कंप्यूटर को आप लेना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, वो आसानी से विद द हेल्प ऑफ सर्वर, विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट एक दूसरे को शेयर की जा सकें. Types of computer networks.
Computer networks can be categorized by their size as well as their purpose. The size of a network can be expressed by the geographical area they occupy and the number of computers that are part of the network. Networks can cover anything from a handful of devices with a single room to millions of devices spread across the entire globe. There are three types of computer networks. Number one, local area network. Number two, metropolitan area network. Number three, wide area network. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क होता क्या है। हमने पढ़ा है कि नेटवर्क दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देना या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देना, इसको हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क को जो टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो डिपेंड करता है कि उसके साइज पर या उसके पर्पस के ऊपर कि वो नेटवर्क किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है या वो नेटवर्क किस तरह से कितने एरिया पे डिपेंड करता है। नेटवर्क इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि इस नेटवर्किंग में कितने कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं और साथ कौन कौन से डिवाइसेस अटैच की जा रही हैं। ये नेटवर्क आपका छोटे पैमाने पे है या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नेटवर्क फैला हुआ है। इसी चीज़ को हम टाइप ऑफ नेटवर्क कहते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी इसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहली होती है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरी है आपके पास मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द थर्ड वन इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। Number 1, local area network. LAN is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area such as a school, laboratories, home and office building. Useful resources like internet access, storage space and printers can be shared through LAN. It can be built with inexpensive hardware such as hubs, switch, network, adapter and network cable. Data and software are also shared through LAN. LAN is a short form of local area network. LAN network आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और ये एक लिमिटेड एरिया में किया जाता है। ये आपके सेम बिल्डिंग पे हो सकता है या उस बिल्डिंग के कैंपसेस में भी हो सकता है, यानी कुछ किलोमीटर के फासले पर ये जो एक लोकल एरिया नेटवर्क है ये अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है आपको। In LAN, network devices are connected over a relatively short distance. आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये किसी भी एक बिल्डिंग या किसी भी एक कैंपस या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या इसको यूज़ किया जाता है। अब ये नेटवर्क जो है आपका विद द हेल्प ऑफ वायर्स भी हो सकता है और वायर सैटेलाइट भी हो सकता है, यानी वाईफाई डिवाइस के थ्रू भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल हमारा अपना कंप्यूटर लैब होता है। अगर कंप्यूटर लैब में आपके पास 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं और उस पर आपके 10 लोग बैठे हुए हैं, यानी 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो कंप्यूटर है उसके सेकंड स्टूडेंट के कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट कर दिया जाएगा और सेकंड वाले का थर्ड से, थर्ड वाले का फोर्थ से, इस तरह से आपके जो कंप्यूटर्स हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इस कनेक्शन को या विद द हेल्प ऑफ वायर जो कनेक्शन चल रहा है आपका, इसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि ये हमारे देखिए आपके एक लैब में छोटा सा एरिया है और उन कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ वायर, वायर के जरिए से, तो ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। अगर हम लैन को वायर की मदद से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ वाईफाई डिवाइस की मदद से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या वायरलेस नेटवर्किंग भी इस एरिया में, यानी हमारे उस लैब में, लैब के एरिया में कंप्यूटर आपस में जो कनेक्ट होंगे वो हम कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इन शॉर्ट, लैन इज प्राइवेटली ओन, यानी किसी का ये प्राइवेट मिल्कियत भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके सिंगल ऑफिस में भी होता है या एक बिल्डिंग में हो सकता है या एक कैंपस में हो सकता है, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में, यानी इस तरह के शॉर्ट एरिया नेटवर्किंग को हम लैन कहते हैं। नंबर 2, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
MAN. In MAN, computer network can spread across an entire city, college campus, or small region. It can cover the area of several million and may include multiple small networks or LAN. MANs offer very fast communication, but they are expensive to establish. Therefore, only large business organizations and universities set up MAN. It also requires security measures to prevent unauthorized access. MEN is a short form of Metropolitan Area Network. मेट्रोपॉलिटन एक सिटी को कहते हैं, यानी आपका ये जो नेटवर्क है ये एक सिटी पर मोहित हो सकता है. मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सिंगल नेटवर्क होता है और ये बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके भी एक नेटवर्क बनाया जा सकता है. इसकी बेहतरीन मिसाल हमारा केबल टीवी नेटवर्क है, जो कि छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है. जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है कि यहाँ बहुत सारे नेटवर्क हैं जो एक सर्वर से या सेंट्रल एनवीआर से कनेक्ट हुए हुए हैं. एक सिटी के अंदर बहुत बड़ी नेटवर्किंग फैली हुई है, यानी छोटी छोटी नेटवर्क मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है और इसी को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. नंबर 3, वाइड एरिया नेटवर्क. A wide area network is used for long distance transmission of data when it helps to cover a large geographical area and connect cities, provinces, or even countries. Using WAN technology, computers may be linked together in different countries using satellite, microwaves, or telecommunication links. Therefore, large business, research, and educational organizations situated at longer distance use WAN. A WAN may include multiple MANs and LANs. WANs are set up with expensive devices and need some dedicated connections. WAN is a short form of Wide Area Network. ये जो नेटवर्किंग है ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एक बड़े एरिया पे मुहित होता है ये. अनलिमिटेड नंबर ऑफ माइल्स, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स पर भी ये मुश्तमिल हो सकता है. अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो पिक्चर में देखिए कुछ कंप्यूटर हैं जो आपको दुनिया से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का ज़रिया बनता है और एक बड़े पैमाने पर यानी बड़े एरिया पर डिपेंड करता है, पूरी वर्ल्ड पर डिपेंड करता है, उसी को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं. Fundamental of topologies. The physical layout in which computers are connected is called topology. The topology of network describes the way computers are connected. Topology is a major design consideration for computer network. Topology क्या है? Topology असल में कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क के ऊपर अरेंज हुए हुए हैं, किस तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं. The way computers are arranged and communicate with each other on a network is called topology. टोपोलॉजीज दो तरह की होती हैं, एक को हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं और एक को हम लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं. फिजिकल टोपोलॉजी में ये देखा जाता है कि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट हुए हुए हैं. और फिजिकल टोपोलॉजी 3 तरह की होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. नंबर 1 बस टोपोलॉजी, नंबर 2 रिंग टोपोलॉजी, नंबर 3 स्टार टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी. As name suggests, in bus topology, computers and other devices are connected with a single cable. The central cable is the backbone of the network and every device communicates with the other devices through this bus. The advantages of bus topology are simplicity, low cost and easy expansion of the network. The disadvantage of bus topology is that the breakdown in the bus cable brings the entire network down. Bus topology. टोपोलॉजी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर.
इन बस टोपोलॉजी, आपके बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल वर्किंग वायर होता है जिसको हम बस कहते हैं। इस वायर के एंड पर ग्राउंडेड टर्मिनल होते हैं जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, और इस बस के ऊपर तमाम कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह की टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। बस टोपोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी हैं, यानी सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हुए हुए हैं, जो कनेक्टिंग वायर है आपका, जो आपका कंप्यूटर जिस वायर से कनेक्ट हुआ हुआ है, अगर कोई एक वायर डैमेज हो जाती है तो आपके बाकी सारे कंप्यूटर जो है उसकी नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं आता और कंप्यूटर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, एक्सेप्ट उस कंप्यूटर के जिसका वायर डैमेज हो गया हो। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है, जो आपका मेन केबल है जिसको हमने बस का नाम दिया है, जिसको बस कहा जाता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। Ring topology. In ring topology, computers are connected in a ring or circle shape. The signal travels around the loop in one direction and passes through each computer. The recipient of the message receives the message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. The failure of a link or a computer can make the entire network non-functional. रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने नेबलिंग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिंग परफॉर्म हो जाता है, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, लेकिन एक सर्कल की फॉर्म में ये टोपोलॉजी आपकी बनाई गई है, यानी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो एक रिंग की शक्ल में। पिक्चर में अगर और से देखें तो आप देखिए कुछ कंप्यूटर्स हैं जिसमें रेड कलर की लाइन से एक सर्कल बन रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी जो है, इसके अंदर जो मैसेज है वो थ्रू एवरी कंप्यूटर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर जाने के लिए तमाम कंप्यूटर से होता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। रिंग टोपोलॉजी का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर कोई भी कंप्यूटर या कोई भी कनेक्शन इसका ब्रेक डाउन होता है तो पूरा नेटवर्क जो है उसकी वर्किंग कंडीशन ख़त्म हो जाती है, यानी वर्क करना छोड़ता है, पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। Ring topology. In ring topology, computers are connected in a ring or circle shape. The signal travels around the loop in one direction and passes through each computer. The recipient of the message receives the message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. The failure of a link or a computer can make the entire network non-functional. स्टार टोपोलॉजी, यानी स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसको हम हब कहते हैं, और बाकी सारे जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो इसके साथ कनेक्ट होती है, यानी ये तो बाकी जो कंप्यूटर है वो आपके हब के साथ कनेक्ट होती हैं। आप देखिए पिक्चर में भी आपको एक सेंट्रल डिवाइस नज़र आ रही होगी और उसके चारों तरफ कंप्यूटर्स हैं। इन कंप्यूटर्स को इस हब से कनेक्ट किया गया है, यानी ये जो सारे कंप्यूटर हैं, जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो हब से कनेक्ट हैं, ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हब। यानी एक कंप्यूटर कोई भी मैसेज भेजेगा तो वो हब को जाएगा और हब उस कंप्यूटर को वो मैसेज ट्रांसफ़र कर देगा। यानी हब की मदद से ये सारी जो टोपोलॉजी है ये बनाई गई है, और इसी को हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के भी कुछ नुकसानात हैं, यानी इसमें भी वही सिलसिला है कि अगर आपका कंप्यूटर डिवाइस, कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या उस कंप्यूटर का कनेक्शन ख़राब हो जाता है हब के साथ, तो वो कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, बाकी सारा नेटवर्क सही चलता रहता है। लेकिन अगर हब ख़राब हो जाता है, अगर हब वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता या कोई फॉल्ट उसमें आ जाता है, तो पूरी की पूरी नेटवर्किंग ख़राब हो जाती है। Standard organizations. Standards are rules that define the appearance, functionality, or protocol of some equipment. They are essential for network communication. Network standards define rule of communications among computing devices. These ensure that companies, that is Casio,
and IBM that manufactures computing and networking products follow these uniform standards. By following standards, all hardware become compatible in the network, allowing efficient networking to take place. Standard organization develops, coordinates, revise, amend, and reissue technical standards. These standards are intended to address the requirements of a group of connected devices. These are several organizations working on a standardization of computing equipment to enable the interoperability among different devices manufactured by different companies in different regions. IEEE, IETF, RRU and ANSI are the examples of standard organizations. बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली वो इदारा होता है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई एक आदमी है, उससे वो सारा काम नहीं संभल पा रहा, तो वो ऐसे लोगों को हायर करता है जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हों, यानी हर बंदा अपने काम के मुताबिक सेलेक्ट करके उससे वही काम लिया जाए और तमाम लोगों का एक ही गोल हो, यानी एक ही टास्क हो कि इस टास्क पे काम करना है, कि एक बंदे की बस की बात ना हो और बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी जगह पर बैठकर एक काम को, एक टास्क को परफॉर्म करें, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड होने के लिए या किसी कंप्यूटर सिस्टम के स्टैंडर्ड होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी अपीयरेंस, कि उसकी अपीयरेंस क्या है, किस तरह से उसका सेटअप है, उसके बाद उसका फंक्शन क्या है या फंक्शनलिटी उसकी क्या है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, और उसका प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल से मतलब ये है कि आपका जो सेंडर है या आपका रिसीवर है किस तरह से मैसेज को सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको किस तरह से रिसीव कर रहा है। यही आपका मेन स्टैंडर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो नेटवर्किंग है उसमें डिवाइसेस किस तरह की यूज़ की जा रही है। हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक ऐसी और एक IBM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस प्रोवाइड करता है जो आपके स्टैंडर्ड को अप करती है, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम को अप करती है कि आप एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइसेस। In simple wording, a deliberate arrangement of people to accomplish some specific task. Some characteristic of an organization have a definite purpose, means goal, composed of people, have a deliberated structure. International Organization for Standardization, ISO. It covers a wide range of fields. The ISO has members from the standard communities of various governments across the world. It is even responsible for developing models which provides high level of system compatibility, quality enhancement, improved productivity, and reduce in cost. The ISO is also responsible for endorsing and coordinating the functions of the other standard organizations. ISO is a short form of International Organization for Standardization. ISO क्या है? ISO आपके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। ISO के बारे में एक बात और मशहूर है कि ये गवर्नमेंट का इदारा है। ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। ISO इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, नो एनी इंटरफेयर ऑफ एनी गवर्नमेंट इन दिस बॉडी। इसके जो है 162 मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब 162 कंपनीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। ISO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ISO का हेड क्वार्टर जिनीवा में है। ISO का मेन मकसद और मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो जितनी भी सर्विस क्वालिटी है उनको मेंटेन करे। ISO काम क्या करता है? ISO बेसिकली काम ये करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितने भी आपके चैरिटीज़ होते हैं या आपके जो भी इदारे होते हैं, उनको वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है
यानी वो देखता है कि ये जो आपकी चैरिटीज़ हैं या आपके जो कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन को वो जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि तब देखता है कि वो उनका काम एक स्टैंडर्ड का है या नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड का काम कर रहे होते हैं तो वो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, यानी उसको एक परमिशन देता है, इजाज़तनामा देता है कि वो काम कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। यानी आपकी जो भी कंपनी है, जो भी इदारा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चैरिटी है, वो अपने काम को, अपने जितने भी उनकी के चीज़ें हैं उसको वो स्टैंडर्डाइज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उनकी जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं या नहीं है, वो ये देखते हैं तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, IEEE. It is an international professional non-profit organization. Electronics, computer and communication engineers, researchers, scientists and students are the member of IEEE. This organization develops communication and information processing standards for all fields related to electrical and computer engineering. IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होती क्या है? ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच होती है या ऐसी फील्ड होती है इंजीनियरिंग की जिसके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, कैसे यूटिलाइज की जाती है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। सेकंड इज ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एंड द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह हम उनको घरों तक पहुंचाएंगे, किस तरह हम उनको फैक्ट्रीज तक पहुंचाएंगे, या किस तरह अपनी सिटीज में दूसरी जगहों पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कंजम्पशन, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों पर आई है या फैक्ट्रीज में आई है उनको हम कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उनका उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किन चीज़ों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। IEE एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोफेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करती है रिलेटेड फील्ड से, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF. It is a large international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the development of Internet architectures and smooth operation of the Internet. IETF ये एक आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी नेटवर्किंग है जो कि डिपेंड करती है डिज़ाइनर्स पर, ऑपरेटर्स पर, रिसर्चर्स पर, जो कि कंसर्न करते हैं किस चीज़ पे, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, कि उसके ऑपरेशन को, इंटरनेट के ऑपरेशन को कितना स्मूथली और कितना बेहतर और कितना स्टैंडर्ड किया जा सकता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU. This organization is a specialized agency that is responsible for resolving the issue that concern with information and communication technologies. ITU यानी वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी स्पेशलाइज एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम भी जो इश्यूज हैं आपके कम्युनिकेशन के, जो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी सिग्नल्स में इश्यू आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसी बनाई गई है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये आपकी वही यूनियन है जो आपके कम्युनिकेशन के इश्यूज को सॉल्व करती है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI.
It is the official standard agency for the United States. ANSI is a completely private, non-profit organization comprised of equipment manufacturers and users of data processing equipment and services. It supervises standards for products, services, processes system, and personnel in United States. ANSI membership is comprised of people for professional securities, industry, association, governmental and regulatory bodies, and consumer goods. ANSI इसको NC भी कहा जाता है यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इदारा जो है आपका 14 मई 1819 को वजूद में आया था। ANSI NC जो है वो आपका एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड एजेंसी है फॉर द यूनाइटेड स्टेट। ये एक प्राइवेट इदारा है और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्रेस करती है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को जो कि यूज़र डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज में काम आता है। होम टास्क क्वेश्चन नंबर 1 explain the purpose of standard organization. Answer: standard organization develops, coordinate, revise, and reissue technical standards. These standards are intended to address the requirement of a group of concerned devices. There are several organizations working on standardization of computing equipment to enable the interoperability among different devices manufactured by different companies in different regions. Question number 2. List one merit and one demerit of each topology. Answer: bus topology. The advantages of bus topology are simplicity, low cost, and easy expansion of the network. The disadvantage of the bus topology is that a breakdown in the bus cable brings the entire network down. Ring topology. The advantage of ring topology is signal travel around the loop through one direction and passes through each computer. Disadvantage of ring topology: the failure of a link or a computer can make entire network non-functional. Star topology. The advantage of star topology are easy to set up and easy expansion of the network. The disadvantage of star topology: it is expensive to install as this type of network uses the most cable. Network cable is expensive. Question number 3. Give one example of LAN, WAN, and MAN. Answer: example of LAN: school, laboratory, home, and office building. Example of WAN: college campus or a small region. Example of MAN: large geographical area. It may connect it to or more countries. We will meet in the next session inshallah ta'ala. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Stay home, stay safe.